नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधारशिला क्लासेस में। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग संधि पढ़ेंगे। अब संधि की शुरुआत हम लोगों ने पिछले वीडियो से ही कर दिया है। इस वीडियो में हम लोग संधि के पार्ट स्वर वर्ण के दूसरे पार्ट गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। गुण संधि गुण संधि को जानने से पहले हम यह समझना होगा कि गुण किसे कहते हैं। तो जैसे हम लोग आम चीज़ों में हम लोग किसी भी व्यक्ति के जो उसका अच्छा होता है उसको हम लोग गुण कह देते हैं, लेकिन संस्कृत व्याकरण में हम लोग गुण जो है अ को, ए को तथा ओ को कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण में गुण किसे कहा जाता है? अ ए ओ। संस्कृत व्याकरण में गुण अ ए तथा ओ को कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि इससे जो प्राप्त हमारा संधि होगा, इसमें जो संधि होगा, संधि के से प्राप्त जो हमारा वर्ण होगा वो हमारा अ प्राप्त होगा या ए प्राप्त होगा या ओ प्राप्त होगा। तो गुण संधि का सूत्र होता है आद गुणा। आद गुणा, आद यानी कि आत। तो आत किसे कहा जाता है? अत कहा जाता है अ या आ को। अत किसे कहा जाता है? अ या आ को। और उसके बाद यदि कोई इसी स्वर का अन्य पार्ट आए, यानी स्वर का अन्य वर्ण आए, तो वह गुण हो जाता है। इसका मतलब है कि आत के बाद यानी अ या आ के बाद स्वर का कोई अन्य वर्ण आए तो वह गुण हो जाता है। जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि अ या आ के बाद अगर कहीं अ आ नहीं सकता है, क्योंकि यह दीर्घ हो जाएगा। नहीं, आ ना हो जाएगा तो यह दीर्घ हो जाएगा। तो अ के बाद तो अ आ नहीं सकता है, अ के बाद आ भी नहीं आ सकता है। तो हमारा आ क्या सकता है? हमारा आ सकता है ई, उसके बाद आ सकता है उ, या आ सकता है री, या आ सकता है री। अब ये तो आ नहीं सकता है क्योंकि ये तो खुद गुण है, तो यह आ नहीं सकता है। ओ भी नहीं आ सकता है, ऐ भी नहीं आ सकता है। तो ये चार वर्ण आएंगे। तो गुण संधि किसे कहेंगे? यदि अ या आ के बाद ई, उ, री, ली आए तो वह गुण हो जाता है। यानी कि ई कहने का मतलब है कि ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों। उ कहने का मतलब है ह्रस्व उ और दीर्घ ई उ दोनों। उसी प्रकार री कहने का भी मतलब है कि ह्रस्व और दीर्घ री दोनों। ली का तो खैर दीर्घ होता ही नहीं है। तो यदि अत के बाद ई, उ, री तथा ली आए तो उसका गुण हो जाता है। गुण कहने का मतलब है कि ई का ए हो जाता है, उ का ओ हो जाता है, री का उसी प्रकार अगला है और हो जाता है, और ली का अल हो जाता है। इसको लिख लेते हैं। यदि अत के बाद यानी अ या आ के बाद अगर ई आए या उ आए या री आए या ली आए तो उसका क्या क्या होगा? उसका हो जाएगा इसका हो जाएगा अ और ए से मिलेगा ए, ओ और अल। अ या आ के बाद यदि ई आया, ई या ह्रस्व ई या दीर्घ, तो उसका होगा ए। अ या आ के बाद ह्रस्व यू उ या दीर्घ उ आया तो उसका हो जाएगा ओ।
ह्रस्व अ या आ के बाद ह्रस्व री या दीर्घ री है तो उसका हो जाएगा और री है तो उसका हो जाएगा अल। इसको हम लोग समझने के लिए एक बात और याद कर सकते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा था उच्चारण स्थान। तो ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु। ओ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ और अ का उच्चारण स्थान कंठ, यही ना गुण होता है। तो अब देखिए, अब अ और ई मिल के ए कैसे होता है? तो अ और ई मिला तो अ का उच्चारण स्थान है कंठ। आप लोग को याद होगा सूत्र, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी अ का उच्चारण स्थान कंठ। उसी प्रकार ये भी आप लोग को याद होगा इचु यशा नाम तालु, यानी ई का उच्चारण स्थान तालु। तो देखते हैं कि यहाँ पर ए का उच्चारण स्थान है कंठ तालु और अ और ई मिलके बना है ए, तो अ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालु, यानी कि अ और ई मिलके क्या बनेगा? ए बनेगा। उसी प्रकार अ का तो कंठ होता ही है और उ तो आप लोग को उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ याद होगा। तो कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ किससे होता है? ओ का होता है। तो यह हो जाएगा हमारा कि अ और उ मिलके बनेगा ओ। अब देखते हैं हम लोग अ और री मिलकर किस प्रकार बनता है। अ और री, इसको आप लोग पढ़ेंगे अ को विसर्जनीय नाम कंठ यानी कंठ, और इसको पढ़ेंगे ऋतु रसायन नाम मूर्धा यानी मूर्धा। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर तो कंठ और मूर्धा वाला है ही नहीं, तो ये बात सही है कि कंठ और मूर्धा वाला है नहीं। तो अब देख सोचिए कि हम लोग अभी पढ़ा है कि ऋतु रसायन मूर्धा, तो ऋतु और रसायन यानी र, तो एक सूत्र है उरन रपरह। तो उरन रपरह पाणिनि जी ने लाया और इससे कहा कि यदि अ के बाद री रहे तो उसका र हलंत हो जाता है, यानी कि और हो जाता है। अब देखिए अ का उच्चारण स्थान कंठ और र का उच्चारण स्थान मूर्धा, तो ये हो गया ना पहले जैसा। उसी प्रकार अ और ली मिलकर भी अल कैसे होता है? तो अ प्लस ली, ये अल कैसे होगा? अ का कंठ, ली का ऋतु लसाना दंता यानी दंत। तो इसका सूत्र होता है उरन लपलह। क्या सूत्र होता है? उरन लपलह सूत्र से हो जाता है ये हलंत ल, यानी अ का भी कंठ और ल का हो जाएगा हमारा दंत, तो ये हमारा हो जाता है अल। इसका सीधा सा बात यही है कि यदि अ या आ के बाद ई उ री या ली आए तो ए ओ और अल हो जाएगा। अ के बाद ई आएगा तो ए हो जाएगा, अ या उ आ के बाद उ आएगा तो ओ हो जाएगा, अ या आ के बाद री आएगा तो और हो जाएगा, और अ या आ के बाद ली आएगा तो अल हो जाएगा। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल पर। इसको मिटा देते हैं। इसके एग्जाम्पल पर चलते हैं। जैसे परम जोड़ ईश्वर, परम जोड़ ईश्वर, इसके अंत में क्या है जी? अ। ध्यान दीजिएगा, परम में क्या है? अ, और इसका है दीर्घ ई। तो हमने आप लोग को पहले ही बताया कि अ और ई मिलके क्या बनेगा? ए। और ई मिलके क्या बनेगा? ए। तो परम का परम और ए और ई मिलके बन गया ए, यानी एकले। अब बाकी स्वर का स्वर लिख देंगे तो हो जाएगा हमारा परमेश्वर। ठीक, उसी प्रकार मास
जोड़ ऋतु, तो ये क्या बनेगा, माँ, यहाँ पर अ है और यहाँ पर री है, तो अ और री मिलकर क्या बनता है, और। तो यहाँ पर हो जाएगा मास, मास ऋतु यानी और हो जाएगा, ये हो जाएगा मास ऋतु। समझ रहा है बात। उसी तरह हो जाएगा महाजोड़ उदय, तो यहाँ पर मिला आ और यहाँ पर मिला उ, तो ये दोनों मिलके क्या होगा, आ और उ मिलेगा तो ओ मिलेगा, तो बनेगा ओ, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, महा, सॉरी मह, और आ और उ मिलकर बना ओ यानी महो आदय, तो ये हो जाएगा महोदय। उसी प्रकार ले लेते हैं कोई अन्य उदाहरण, जैसे सूर्य जोड़ उदय, यहाँ पर मिला अ और यहाँ पर मिला उ। अब आप लोगों को पहले से बताया जा चुका है कि अ और उ मिलके क्या बनता है, ओ, तो सूर्य ओ हो गया आदय, तो ये हो गया हमारा सूर्योदय। कुछ और एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे राजा जोड़ ऋषि, यहाँ पर आ और यहाँ पर री, तो आ और री मिलके क्या बनेगा, और, तो ये हो जाएगा राज और यानी कि राजर्षि, क्या हो जाएगा, राजर्षि। उसी प्रकार महा और जोड़ ऋषि मिलके बनेगा महर्षि। तो आप लोग गुण संधि को समझ गए होंगे। आप हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि दीर्घ संधि कैसे होता है, तो इन सभी का एक ही मतलब है कि दीर्घ संधि, तो जिसका संधि हमारे परिणाम जो है उस दीर्घ हो तो वो दीर्घ संधि होगा, जिसका गुण हो जाए वो गुण संधि होगा। उसी प्रकार हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं वृद्धि संधि, यण संधि, तो जिसका वृद्धि हो जाए वो वृद्धि संधि होगा, जो यण हो जाए यण संधि होगा, जो अयादि हो जाए वो अयादि संधि होगा। तो इसका गुण हुआ तो ये कौन सा संधि हुआ, गुण संधि हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे यण संधि। यण संधि तो अभी हमने आपको बताया कि जिसका संधि के स्वरूप फल स्वरूप यण हो जाए वो यण संधि है। तो इसका सूत्र होता है इको यणची, इको यणची, इको इक प्रत्याहार, इको यानी इक प्रत्याहार, तो इक प्रत्याहार क्या होता है, सूत्र लिख देते हैं, आई उण रीलरिक हमारा इक प्रत्याहार क्या होगा, ई आ क, यानी होगा हमारा ई उ री लरी। ऐसे ही ना हम लोग प्रत्याहार लिखते हैं, शुरू वाला ले लेते हैं और अंतिम वाला नहीं लिखते हैं। तो ये हमारा इक प्रत्याहार हो गया, ई उ री लरी लिख लेते हैं, ई उ री लरी, ई उ री लरी। तो एक प्रत्याहार हो गया ई उ री लरी। ई उ री लरी के बाद यदि कोई अन्य स्वर आए तो उसका हो जाता है ए आए, उसका हो जाता है ई का हो जाता है य, उ का हो जाता है व, री का हो जाता है र और री का हो जाता है ल। यदि ई या उ री ली के बाद कोई अन्य स्वर आए, अन्य स्वर क्या आ सकता है, ओ आ सकता है, नहीं तो आ सकता है, यही ना दोनों आ सकता है, ओ या आ सकता है या आ सकता है। तो ये
ये दोनों यदि आ गया, ई के बाद अ आ गया तो य होगा, उ के बाद अ आ गया तो अ होगा, री के बाद अ आ गया तो र होगा, और री के बाद अ आ गया तो ल हो गया। यदि ए आया तो ए हो, सॉरी इसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो ई के बाद यदि अ आया तो य, उ के बाद यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस हो जाए इसमें अत, यानी अ या आ। तो ई के बाद अ आएगा तो य, उ के बाद य अ आएगा तो व, री के बाद अ आएगा तो र, और री के बाद ल आएगा तो ल। यही है यण संधि का नियम कि यदि इक प्रत्याहार के बाद कोई अन्य स्वर आए तो वह यण हो जाता है। यण हो जाने का मतलब है कि यण प्रत्याहार यदि बनाते हैं तो हमारा आएगा य, व, र तथा ल, यही ना आएगा। तो यदि इक के बाद कोई अन्य स्वर आया तो वो यण हो जाएगा, यानी य, व, र, ल हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे ले लेते हैं इति जोड़ आदि। यहाँ पर देखिए इति में क्या है तो ह्रस्व ई है, और यहाँ पर क्या है आ है। तो ई और आ मिलके क्या बनेगा जी, या। ई और या आ मिलके क्या बनेगा, या, क्योंकि ई और अ मिलके बनता है य। तो ई और आ मिलके क्या बनेगा, या। तो इसी जो आदि यानी इत का ईट आधा तो होगा, क्योंकि इसमें से ई जब हट जाएगा तो आधा ही ना तो बचेगा, और ई और य आ मिलके क्या बना, या। तो या लिख दिए, और बचा यहाँ पर क्या है दी, तो दी हो गया। तो इस प्रकार इति जोड़ आदि से बनता है हमारा इत्यादि। जैसे सु और जोड़ आगतम, तो यहाँ पर क्या है उ है, और यहाँ पर क्या है आ। तो उ और आ मिलके क्या बनेगा, वाह। उ और आ मिलके क्या बनेगा, वाह। तो सु की जगह पर यदि उ हट जाए तो यह बचेगा आधा अर्ध स, और यह उ और आ मिलके बन जाएगा वाह, और गतम का गतम, स्वागतम हो गया हमारा। उसी प्रकार यदि सरयू जोड़ अंबु बन जाए, सरयू और जोड़ अंबु हो तो इसका हो गया उ और इसका हो गया अ, उ और अ मिलके बना व, यानी सर आयु का यवंबु। ठीक, तो इस प्रकार हमारा यण संधि हो जाता है। तो यण संधि कब होगा, जब इक प्रत्याहार के बाद कोई अन्य वर्ण आता है स्वर का तो वह हो जाता है हमारा यण। तो यण हो जाता है तो यण संधि है। यदि हमारा परिणाम स्वरूप दीर्घ प्राप्त होता तो दीर्घ संधि हो जाता, और यदि वृद्धि होगा तो वृद्धि संधि होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि संधि और आयादी संधि। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।